दोस्तों, पहले अमेरिका और आईएसआई की साजिश से भारत की दोस्त शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाया जाता है। फिर शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर जाते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म होने लगते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा पर पूरी दुनिया में बांग्लादेश को घेरा जाता है। बांग्लादेश में बनी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से चारों तरफ से सवाल पूछे जाने लगते हैं। मोहम्मद यूनुस चाहकर भी बांग्लादेश में हो रही वायलेंस को रोक नहीं पाते और तभी अचानक से हिंडनबर्ग आगे आकर कहता है कि भारत को लेकर फिर से बड़ा खुलासा करने वाला है। दुनिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर हिंडनबर्ग के खुलासे पर आ जाता है। वो शनिवार को सेबी चीफ के गौतम अडानी की कंपनी से रिश्ते बताते हुए एक रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे साबित होता है। हिंडनबर्ग को उम्मीद थी कि रिपोर्ट आते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। भारत में हर कोई सरकार से सवाल पूछने लगेगा और भारत में इतना हंगामा होगा कि पूरे साउथ एशिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर भारत पे आ जाएगा। मगर अफसोस, भारत के इन्वेस्टर्स ने हिंडनबर्ग और उनके गुर्गों के मुंह पर गीली चप्पल मारकर उन्हें बेइज्जत कर दिया। भारतीय शेयर मार्केट पर इस हथकंडे का कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बांग्लादेश से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए भारत के शेयर मार्केट को गिराने की जो कोशिशें हो रही है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या जानबूझकर कुछ ताकतों की तरफ से भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? जब पूरे भारत और दुनिया में चर्चा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की हो रही थी, तभी अचानक से हिंडनबर्ग ने एक ऐसा खुलासा करने की बात क्यों कर दी जिसमें खुलासे जैसा कुछ था भी नहीं। और जब आप नजदीक से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो लोग बांग्लादेश में भारत की दोस्त शेख हसीना की सरकार गिरने में शामिल हैं या शेख हसीना की सरकार गिरने से खुश हैं, यही लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर भी ताली बजा रहे हैं। सिर्फ ताली नहीं बजा रहे, इन लोगों का हिंडनबर्ग के मालिक जॉर्ज सोरोस से पुराना याराना भी है। आखिर क्या रीजन है कि बांग्लादेश में वायलेंस के बाद शेख हसीना की सरकार हटाई जाती है तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी हो सकता है। आखिर क्या रीजन है कि जो जॉर्ज सोरोस खुलेआम मोदी को लेकर अपनी नफरत जाहिर कर चुके हैं, उसी से जुड़े कुछ लोग कांग्रेस की रैलियों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं। ये सब घटनाएं देखने में अलग अलग लग सकती है, मगर इन सब का मकसद एक ही है, भारत और भारत के बाहर ऐसा माहौल बनाना जिससे यहाँ की सरकार कमजोर हो जाए। तो आइए अगले कुछ देर में कुछ सबूतों के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या सच में भारत के बाहर और अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे इस देश को कमजोर किया जा सके? इसलिए आप में से हर एक से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखना और इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। इस वीडियो का शेयर होना जरूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ तो भारत में बहुत सारे लोग खुशी के मारे मंकी डांस करने लगे। ये चोमू इस बात पर ताली बजा रहे थे कि शेख हसीना तो एक डिक्टेटर थी और बहुत अच्छा हुआ जो उसे सत्ता से बाहर निकाल दिया। हमने तब भी बांग्लादेश पर बनाए अपने वीडियोस में बोला था कि अरे चंपुओं, तुम शेख हसीना के हटाए जाने पर तो खुश हो, मगर ये सोचो कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का क्या होगा। मगर ना, इन लोगों को ये बात कहां समझ आने वाली थी। फिर अगले एक हफ्ते में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठनों से लेकर पाकिस्तान की आईएसआई तक और अलकायदा जैसे संगठन भी शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे थे। खुद बांग्लादेश में कई कट्टर धार्मिक नेता हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रहे थे। मतलब किसी अंधे को भी ये क्लियरली समझ में आ जाता और दिख जाता कि शेख हसीना का जाना भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कितना बड़ा नुकसान है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश न्यूज़पेपर ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी डिबेट में ये क्लेम किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से उन्होंने मीटिंग की थी। इसी तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग की थी। चौधरी ने दावा किया कि रहमान से मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने इस प्लान को मंजूरी दी थी। Few weeks ago, Congress leader Mr. Rahul Gandhi, he visited London and he had a secret meeting with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party, and he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now. तालिबान टेक ओवर ऑफ बांग्लादेश। आपको बता दें कि खालिदा जिया का यह भगोड़ा बेटा तारिक रहमान एक इस्लामिक आतंकवादी है। ये 2007 से बांग्लादेश से फरार है। इस पर इल्जाम है कि इसने शेख हसीना की आवामी लीग की पॉलिटिकल रैली पर बम से हमला करवाया था। उस हमले में शेख हसीना तो बच गई थी, मगर उनकी पार्टी के 24 लोग मारे गए थे। इस मामले में 2018 में बांग्लादेश की एक कोर्ट ने तारिक रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबसे सीरियस बात यह है दोस्तों कि चौधरी अपने एक दूसरे आर्टिकल में यह भी क्लेम कर चुके हैं कि तारिक रहमान पर यह इल्जाम है
कि उसने भारत में जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं उन्हें हथियार सप्लाई करवाए थे। अब अगर ऐसे तारिक अहमद से भारत का इतना बड़ा नेता मिलता है और उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ होता है, इससे यह शक पैदा होता है कि क्या सच में बांग्लादेश में जो हुआ वो छात्रों का आंदोलन था या इसके पीछे किसी की कोई बड़ी साजिश। और साजिश हुई थी तो उस साजिश का भारत के कुछ नेताओं को भी पहले से पता था क्या? हेलो, हम यहाँ फिर से अंडरलाइन कर दें कि यहाँ हमने जो भी बातें की हैं वो किसी भारतीय न्यूज एजेंसी या भारतीय पत्रकार के हवाले से नहीं की, बल्कि बांग्लादेश के ही एक बड़े अखबार के एडिटर के लेख और टीवी इंटरव्यू के बेस पे की है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाए जाने से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक इन सारी घटनाओं में जितने कैरेक्टर हैं वो सब आपस में एक दूसरे को जानते कैसे हैं? अब क्या यह भी इत्तेफाक है कि जिन शेख हसीना को हटाए जाने के बाद जिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया वो भी अमेरिकी नेताओं के क्लोज रहे हैं? वो अमेरिका जो एक टापू न दिए जाने से शेख हसीना से नाराज था। डेनमार्क के खोजी पत्रकार टॉम हेनमैन ने कुछ साल पहले मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। टॉम हेनमैन ने बताया था कि कैसे ग्रामीण बैंक के नाम पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस लोगों से 27 से 40% इंटरेस्ट पर उन्हें लोन देते थे। इसके चलते कई लोग बर्बाद हो गए। इन्हीं यूनुस ने 90 के दशक में यूरोपीय देशों से डोनेशंस के नाम पर मिले $100 मिलियन के आसपास के फंड एक ऐसी संस्था को गिफ्ट कर दिए जिसमें इनके परिवार के ही लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया कि इन्हीं मोहम्मद यूनुस की अमेरिका की फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन से व्यावसायिक रिश्ते भी थे। हिलरी ने न्यूयॉर्क की मेयर रहते हुए मोहम्मद यूनुस की संस्था को $13 मिलियन डोनेट किए। फिर जब बांग्लादेश में उन पर करप्शन के आरोप लगे तब भी हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए शेख हसीना की सरकार पर प्रेशर बनाया। तब शेख हसीना पर यहां तक प्रेशर बनाया गया कि अगर उन्होंने यूनुस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो बांग्लादेश को एक पुल के लिए वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $1.5 बिलियन की जो मदद है वो रोक दी जाएगी। 2007 में जब बांग्लादेश में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया था तब भी हिलरी क्लिंटन चाहती थी कि शेख हसीना और खालिदा जिया रिटायर हो जाएं और मोहम्मद यूनुस नई सरकार संभाले। और क्या ही कोइंसिडेंस है बॉस कि आज जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया तो हिलरी क्लिंटन और अमेरिका के दोस्त मोहम्मद यूनुस ही नई सरकार के हेड बने हैं। तालियां। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये कोइंसिडेंस यहाँ खत्म नहीं होते बॉस। आप 25 दिसंबर 2006 की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ढाका के नेशनल म्यूजियम में हो रहे एक प्रोग्राम की है जिसमें मोहम्मद यूनुस और अमर्त्य सेन हाथ मिला रहे हैं और इस तस्वीर के एक्सट्रीम राइट में खड़ा शख्स है आपका, हमारा, हम सब का प्यारा जॉर्ज सोरोस। अब ये बात सही है कि तस्वीरें अपने आप में कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए काफी नहीं होती, लेकिन अमर्त्य सेन मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोच रखते थे ये सब जानते हैं। मोहम्मद यूनुस भारत को लेकर क्या सोचते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है और जॉर्ज सोरोस के बारे में तो क्या ही बताएं। आज की तारीख में बांग्लादेश में भारत की दोस्त शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे हैं, जिन्होंने आते ही भारत के खिलाफ कई बयान दे दिए। ये तक कह दिया है कि जब बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा था तो भारत ने कुछ किया क्यों नहीं। और फिर यही मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर जब घिरने लगे तो इसी तस्वीर के कोने में खड़े जॉर्ज सोरोस से जुड़े हिंडनबर्ग ने खुलासा करके सबका ध्यान भारत के शेयर बाजार पर लाने की कोशिश की। समझ रहे हो? अब डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जब सरकार सीधे तौर पर किसी मैटर में इन्वॉल्व न होकर अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके किसी दूसरी स्टेट को इन्फ्लुएंस करे। एक छोटा देश अगर उसकी बात नहीं मान रहा तो पहले ये देखो कि सरकार में उसी देश के दुश्मन कौन कौन है। इस केस में खालिदा जिया और उनका बेटा तारिक रहमान थे। तारिक रहमान लंदन में थे। फिर ये देखो कि अगर उस बंदे को हटाया जाए तो ऐसे किस आदमी को लाया जा सकता है जो उनके देश का करीबी हो। इस केस में वो मोहम्मद यूनुस थे और उन पर नॉन पॉलिटिकल होने का तमगा भी था। फिर ये देखो कि अपने यहां से ऐसे कौन से लोग हैं जो मोहम्मद यूनुस को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। फिर यही डीप स्टेट ये भी मैनेज करता है कि उस देश के पड़ोस में इस पर क्या रिएक्शन आएगा। वहां कौन कौन से लोग मैटर करते हैं। शेख हसीना के केस में तो भारत सरकार इसकी इजाजत कभी नहीं देती। तो बची ऑपोजिशन पार्टीज, जिसके टॉप लीडर पर आज ये इल्जाम लग रहा है कि वो लंदन जाकर खालिदा जिया के बेटे से मिला था। और अगर इतने कोइंसिडेंस काफी न हो तो थोड़ा और पीछे चलते। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर कुछ खुलासे किए। उन खुलासों पर भी भारत में खूब पॉलिटिक्स हुई। अब उसी दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी नाम का एक शख्स दिखाई देता। सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है। नाउ गेस व्हाट, इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस की संस्था की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। अब अगर ये भी इत्तेफाक है बॉस, तो ऐसा लगता है कि कोरोना की तरह इत्तेफाकों का भी कोई वायरस फैला हुआ है।
या फिर मुझे ही जासूसी फिल्में देखनी कम कर देनी चाहिए, है कि नहीं? बट ऑन अ सीरियस नोट, चाहे शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार से निकाला जाए या शॉर्ट सेलिंग करके कमाई करने वाला कोई बिजनेस ग्रुप भारत की किसी उद्योगपति को टारगेट करके भारत का मार्केट गिराए और खुद पैसा बनाना चाहे, इन दोनों ही केसेस में नुकसान किसका है? आप बताइए। हमारा ही नुकसान है। हम वेस्ट में पहले से ही पाकिस्तान नाम के एक जाहिल और कट्टर पड़ोसी से जूझ रहे हैं। अब शेख हसीना के जाने पर हमारे ईस्ट में भी कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा। अब सोचिए, जिस खालिदा जिया के बेटे पर यह इल्जाम तक लग चुका है कि उसने भारत में बैठे कट्टरपंथियों को हथियार पहुंचाने की कोशिश की, अब जब यही लोग खुद वहां की सरकार में आ जाएंगे तो भारत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते बॉस, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए शेख हसीना के जाने पर भारत में खुशी के मारे बंदर गुलाटियां मारने वाले जाहिलों को मैंने तब भी यही कहा था कि आप लोग खुश किस बात पे हो रहे हो भैया, इसमें भारत का तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारे बॉर्डर भी अनसेफ होंगे और बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर भी आफत आएगी। और पिछले 1 हफ्ते में वहां क्या हुआ ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, हिंडनबर्ग या सोरोस जैसे लोग अगर इस इंटेंशन से भारत को लेकर खुलासा करते हैं कि हमारी तो कमाई हो जाएगी, भारत का छोटा इन्वेस्टर जाए भाड़ में, तो उस पर ताली पीटने वाली क्या बात है, बताइए जरा। हैरानी ये है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी अब आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ताली पीट रही है, जिस रिपोर्ट के बाद भारत का शेयर मार्केट गिर भी सकता था, उसी कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर ने भारत के इसी शेयर मार्केट से पिछले 6 महीने में 46.5 लाख प्रॉफिट के बनाए हैं। जी हाँ, कुछ ही महीनों में 46.5 लाख। और ये हम नहीं कह रहे हैं, चुनावी एफिडेविट में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था। उसी पोर्टफोलियो के बेस पर चेक कर लीजिए उनका पोर्टफोलियो कितना अप हुआ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के जिस शेयर मार्केट के आप खुद डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, उसी को गिराने की कोशिश पर आपकी पार्टी ताली बजा रही है, वो भी ऐसी कोशिशें जो बुरी नीयत से भरी हुई है। बांग्लादेश में सड़कों पर खून बहाया जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, और आप ही की पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ये मंसूबे पालने लगते हैं कि भारत में भी जल्द ऐसा हो सकता है। क्यों, व्हाई, बताइए जरा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि एक सरकार को हम चुनाव में तो नहीं हरा रहे, चलो यही उम्मीद कर लें कि कुछ गुंडे हुजूम में आकर सरकार गिरा दें। शर्म आती है ऐसी सोच पर और ऐसी थिंकिंग पर और ऐसी राजनीति पर। जब आप देश में तख्ता पलट की बात बोलकर एक चुनी हुई सरकार के हटने की दुआ मांगने लगे, तो आप ये पहले ही कबूल कर चुके हो कि इन्हें हराना हमारी औकात में है ही नहीं है, हमारे बूते की बात ही नहीं है। जब आप दूसरे देशों में बैठे लोगों से हाथ मिलाकर अपनी ही सरकार को गिराने में लग जाएं, तो आप ये मान ही रहे हैं कि हम सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर सच में आपकी ऐसी ही सोच है तो मैं क्या ही कहूं। ऐसी सोच पर जो भी कहना है या करना है वो लोगों को ही करना है और लोगों को ही कहना है। हमारा काम तो बस इतना है कि जो दिख रहा है या जो समझ में आ रहा है वो बाकी देश को भी दिखाया या समझाया जाए, सिंपल। बाकी हमारी किसी भी बात से अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके लिए आप किस किस को गुनहगार मानते हैं उस हर एक व्यक्ति का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी बात इस वीडियो की है वो ये कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए।